विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि यहाँ हेडिंग में मालूम हो रहा है कि वंशागति का आणविक आधार, आणविक मतलब कि आनुवंशिकता अब तक हमने पढ़ी पिछले चैप्टर में मेंडल के अनुसार ऐसा बताया गया कि संलग्नता, व्यतीकरण, माता पिता के लक्षणों का संतति में आना, ये सब जीनों के द्वारा होता है। मेंडल ने इनको कारक कहा था। परंतु हम अब ये देखें कि वास्तविक रूप से कि वंशागति आणविक आधार पर होती है, यानी कि कोई ऐसा अणु है, कोई ऐसा द्रव्य है जो इस आनुवंशिकी को करता है। इसको देखने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया और डीएनए के बारे में विचार किया गया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की खोज होती गई, वैसे वैसे जीव विज्ञान में आनुवंशिकता की भी खोज विस्तृत होती गई। यहाँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हॉरोस्कोप इन छार द्वारा संतुलित डीएनए की कुंडली पैकेजिंग का अध्ययन किया गया। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ चुके हो, डीएनए की संरचना, डीएनए में कौन कौन से द्रव्य पाए जाते हैं, डीएनए किसका बना होता है। आपने देखा कि डीएनए 3 द्रव्यों से बना होता है। एक पेंटोस शुगर यानी कि शर्करा, नाइट्रोजन बेस एवं फॉस्फेट, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ देखें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर आया होता है, केंद्रक के अंदर आए होने के कारण इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए, जो न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड मतलब कि शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। बराबर। तो न्यूक्लियोसाइड अब ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जुड़ जाए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। अर्थात इसके अंदर जुड़े हुए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड से इसके अंदर यहाँ पर ये लास्ट में दिया गया है शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ये बना न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जोड़ दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब यह शर्करा कौन कौन सी? तो शर्करा 2 प्रकार की भाग लेती हैं। एक रिबोज शर्करा जिसमें यहाँ स्पेशली ओ आया होता है, तब इसे हम कहते हैं रिबोज शर्करा। लेकिन यहाँ से ओ हट जाता है, ये देखिए आप, यहाँ दोनों तरफ एच है। खास करके हमें इसी चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी चीज़ें तुम पहले पढ़ चुके हो आप लोग। यहाँ दोनों तरफ एच है, एक ऑक्सीजन कम है, यानी कि डी ऑक्सी रिबोज बन गया। ये डी मतलब कम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी ऑक्सी रिबोज, यानी कि ये बन गई डी ऑक्सी रिबोज प्रकार की शर्करा और ये बन गई रिबोज प्रकार की शर्करा। नाइट्रोजन बेस देखें तो नाइट्रोजन बेस आप लोग पढ़ चुके हो 11वीं में। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आया होता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आया होता है। यहाँ पर देखें एडेनिन 2 रिंग वाला होता है, इसके अंदर 2 संरचना पाई जाती हैं, लगभग, जबकि पिरिमिडिन बेस में 1 संरचना पाई जाती है, जैसे कि यूरेसिल का चित्र यहाँ बना हुआ है। बाकी चित्र आप 11वीं में पढ़ चुके हो। वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल, ये डबल हेलिक्स। मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला आपस में एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत जुड़ जाती हैं, तब इसे हम कहते हैं द्विकुंडलित न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि द्विकुंडली मॉडल, जो कि वाटसन क्रिक ने दिया था, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 तक की बात करें तो 10 तक में यहाँ
34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और प्रत्येक दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस तरह की इसकी संरचना आप पढ़ चुके हो। इस संरचना के अंदर नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन, पिरिमिडीन, हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध यहाँ देखिए एक के साथ में हमेशा टी यानी एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है डबल बॉन्ड द्वारा, और इसे कहते हैं एडिनोसिन। और यहाँ ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, इसे ग्वानिसिन कहते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। क्षारक ग्लाइकोसिलिक बंध, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स, थाइमिन इसके साथ जुड़ा होता है। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेटाइड बंध, फॉस्फेट समूह में 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जब 2 से ज़्यादा जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। न्यूक्लियोसाइड देखो अभी मैंने बताया, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट बंध द्वारा जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, 3 डाइन्यूक्लियोटाइड। और जब अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं आपस में विपरीत जुड़ जाती है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। जब इसके साथ विपरीत दिशा में एक और श्रृंखला जुड़ जाएगी तो बन जाएगा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डबल संरचना। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, जीवाणुभोजी की, जीवाणुभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज में ये जो डीएनए की लंबाई है न्यूक्लियोटाइड्स युग्मबंध क्षार में, यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरण एक जीवाणुभोजी में यहाँ पर ये थीटा इंटू 174 इज इक्वल टू 5282 क्षार युग्म न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब क्षार युग्म बेस पेयर, बीपी बेस पेयर। एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर देखें तो एस्चेरिचिया कोलाई में ये 4.6 इंटू 10⁻⁶, ये रेज टू द पावर है 10⁻⁶ बीपी मतलब बेस पेयर। मनुष्य के अंदर अगर देखें तो अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बीपी बेस पेयर आए होते हैं। इरविन चारण द्वारा संतुलन करें, इरविन क्षार के संतुलन द्वारा, तो किसी कुंडली में एडेनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात स्थिर एवं बराबर होता है। इसे ही इरविन चार ग्राफ का तुल्यक नियम कहते हैं। क्रिक का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉगमा, क्रिक ने दिया डीएनए अनुलेखन, आरएनए अनुवादकरण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, प्रोटीन निर्माण, द्विगुणन, ये रूपांतरण आदि द्वारा डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में बताया गया। अगर हम बात करें कुंडली पैकेजिंग की, डीएनए कुंडली पैकेजिंग की, तो डीएनए कुंडली पैकेजिंग केंद्रक की अति सूक्ष्म लंबाई चौड़ाई में अत्यधिक लंबी कुंडली का समावेश निम्न प्रकार से होता है। कुछ कुंडली पैकेजिंग उसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रीय कोशिका में अगर देखें तो इसमें ऋणावेशित कुंडली धनावेशित प्रोटीन पर दृढ़तापूर्वक लिपटी होती है तथा कोशिका के केंद्रक में छोटे से स्थान में संचित होती है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यूकैरियोटिक ससीम केंद्री में देखें तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो अम्ल की अधिकता होती है। क्षारीय होते हैं तथा इसकी पार्श्व श्रृंखला पर धन आवेश होता है, अतः ये धनावेशित होते हैं, इसलिए हिस्टोन क्षारीय एवं धनावेशित होता है। ऐसे 8 हिस्टोन मिलकर एक इकाई बनाते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनावेशित हिस्टोन अष्टक पर ऋणावेशित कुंडली दृढ़ता से
लिपटी रहती है और न्यूक्लियोसोम बनाती है। जब इसके ऊपर रचना लिपटी होती है तो उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और हिस्टोन अष्टक प्लस डीएनए कुंडली इज इक्वल टू बनता है न्यूक्लियोसोम। ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। इस चित्र में यहाँ पर ये हिस्टोन H1 या हिस्टोन अष्टक है। ये 8 एक इसके अंदर 8 होते हैं, 4 इधर 4 उधर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बता दिया पूरा। डीएनए इसके ऊपर रेड कलर का है, जो डीएनए है जो उसके ऊपर लिपटा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये दृढ़तापूर्वक बने होते हैं और गहरे व्यंजित होते हैं, जो फेरोक्रोमेटिन होते हैं। और यूक्रोमेटिन, 2 प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं, एक फेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो क्रोमेटिन ढीले बंधे होते हैं तथा हल्के व्यंजित होते हैं, उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। इसके अतिरिक्त गैर हिस्टोन यानी बिन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। गुणसूत्र प्रोटीन भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, जो गुणसूत्रों को बनाती है। अगर बात करें आरएनए संसार रूपांतरणी सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण, यानी कि हम ये देखें कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इस चीज़ को देखने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा, जो प्रयोग दिया था हर्षी चेज ने और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। सबसे पहले ग्रिफिथ ने दिया था चूहे वाला प्रयोग, उसका पहले अध्ययन करेंगे हम। वैज्ञानिक मेंडल की बातों को सच करने के लिए मैस्टर और न्यूक्लिन व मेंडल के वंशावली सिद्धांतों के काफ़ी समय बाद सटन, थॉमस हंट मॉर्गन और दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्वों की खोजों के आधार पर ही फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ये प्रयोग दिया, जो निमोनिया करने वाला वायरस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये एक निमोनिया करने वाला वायरस है। अगर इसका प्रयोग हम चूहे के ऊपर करें तो रूपांतरण के सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया देखें तो यहाँ पर जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की संवर्धन पेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी व दूसरी सक्षम कॉलोनी आर खुरदरी, 2 तरह की कॉलोनी बनती हैं, एक एस और एक आर यानी रफ, खुरदरी एस यानी स्मूथ। यह एस प्रभेद के जीवाणु का श्लेष्मा युक्त आवरण होता है, जबकि आर में प्रभेद में अलग आवरण नहीं होता। यह प्रभेद से संक्रमित किया गया चूहा निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं। अगर जीवाणु प्रभेद का संवर्धन किया जाए तो प्रभेद एस प्रभेद यानी स्मूथ प्रभेद वाले चूहे को प्रवेश कराएं, चूहे के अंदर प्रवेश कराएं एस प्रभेद मतलब एस प्रकार के वायरस का, तो चूहा मर जाता है। लेकिन अगर आर प्रभेद को कराते हैं तो चूहा जीवित रहता है, यानी कि आर में जहरीले द्रव्य नहीं है, बराबर। तो प्रभेद अगर एस वाले को जो कि जीवित था और एस वाला इन्फेक्टिव था पॉजिटिव, अगर इसको हम तापक्रम यानी टेम्परेचर से गर्म करके और इस वायरस को मार दें तो चूहे में प्रवेश कराने पर चूहा जीवित रहता है और एस प्रभेद तापमृत बन जाता है। जबकि आर प्रभेद चूहे में प्रवेश करा के एस और आर, एस प्लस आर प्रभेद चूहे में मिक्स करा दें, एस प्रभेद तापक्रम मृत प्लस आर प्रभेद दोनों मिलाकर के अगर इसके अंदर डाल दें तो अभी तो मरा हुआ था एस, यानी कि चूहा जीवित रहता था, लेकिन अगर आर को साथ में डाल दिया तो आर के जीवरस का उपयोग करके एस अपना असर दिखाता है और चूहा मर जाता है। तो रूपांतरण सिद्धांत ये बताता है कि ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु तापमृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक तापमृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित हो गए, यानी एस से कहाँ स्थान हो गए, आर में, और आर के जीवरस को प्रयोग करके पॉलीसैकेराइड का आवरण जो बनाया उसकी वजह से ये चूहा मर गया। इस प्रकार से इस सिद्धांत द्वारा ये पता चला कि आनुवंशिक पदार्थ निश्चित ही आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण होता है। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है या आरएनए है, इसको जानने के लिए और भी कई सारे प्रयोग किए गए। उन प्रयोगों में यहाँ पर रूपांतरणी सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण के बारे में बताया गया है, जिसमें कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी
1933 से 1949 तक 1944 है ये। और ओसवाल्ड एवरी, इन वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले ये समझाया गया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के प्रयोगों से आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की पता चला कि तापप्रद एस प्रयोग द्वारा जो विकिरण प्राप्त किया गया